द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ मध्य प्रदेश से मौजूद हैं डॉक्टर ऋषि भारद्वाज। इन्होंने हाल ही में अमेरिका से पीएचडी की है और इस वक्त जो है इंडिया में मौजूद हैं। ऋषि, आज हम हैदराबाद दक्कन के बारे में बात करेंगे, खास तौर पे उन हालात पे जिनमें इसकी एक्सेशन हुई इंडिया के साथ 1948 में। इसके बेसिक फैक्ट्स मैं बताता चलूं कि ये रियासत 1724 तक मुगल सल्तनत का हिस्सा थी। औरंगजेब आलमगीर के डेथ के बाद जब मुगल सल्तनत वीक हुई तो ये आज़ाद हो गई और आसिफ जा द फर्स्ट ही बिकेम द रूलर। और मीर उस्मान अली खान जो सेवंथ रूलर थे यहाँ के, और वो 1911 में यहाँ के हुक्मरान बने थे और 1948 तक वो हुक्मरान रहे। उसके बाद फिर उनको 1950 में गवर्नर का ओहदा दे दिया गया और वो 1956 तक गवर्नर रहे। मीर उस्मान अली खान की डेथ 1967 में हुई। वो अपने वक्त के अमीर तरीन आदमी थे। ही वॉज द रिचेस्ट मैन ऑफ हिज ईरा, गोया अपने दौर के इलान मस्क थे। और टाइम मैगजीन ने 1937 में इन पे कवर स्टोरी की थी और उस वक्त वो अपने इक्तदार की सिल्वर जुबली मना रहे थे। जी ऋषि, वो क्या हालात थे जिनमें हैदराबाद दक्कन की एक्सेशन हुई इंडिया के साथ? क्योंकि हैदराबाद दक्कन ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ। उस वक्त जो है तेलंगाना रेबेलियन के नाम से पेजेंट्स की एक बगावत भी चल रही थी और मीर उस्मान खान की पोजीशन काफ़ी वीक थी। उधर से रजाकार भी जो है वो ताकत पकड़ रहे थे और उनके लीडर थे कासिम रिजवी। तो कासिम रिजवी के बारे में बताइएगा, और वो क्या हालात थे जिनमें एक्सेशन हुई और क्या रुकावटें आ रही थी? हैदराबाद का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि लाइक हैदराबाद वाज अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर और फिर वो 1724 में एक इंडिपेंडेंट रियासत बन जाती है। हैदराबाद की डेमोग्राफिक्स ये थी कि इट वाज एन ओवरवेलमिंगली हिंदू मेजोरिटी स्टेट, कि वहाँ हिंदू 85-90% मेजोरिटी में थे, बट इट वाज रूल्ड बाय अ मुस्लिम रूलर और एंड इट वाज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स इन द ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेसी में कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 70-80% वो मुस्लिम्स थे। तो लाइक पूरी तरह से ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड हिंदू मेजोरिटी एरिया था। So, and like he was one of the Nizam was one of the richest people in the world. So like जब इंडिपेंडेंस होती है 47 में, तो हैदराबाद का ये सिनेरियो रहता है कि वो इंडिया से चारों तरफ से घिरा रहता है। इट वॉज सराउंडेड बाय इंडिया ऑन ऑल साइड्स और वो एक 85-90% हिंदू मेजोरिटी एरिया रहता है। बट स्टिल द निजाम ही रिफ्यूजेस टू एक्सीड टू इंडिया, क्योंकि लाइक उसके अलावा और कोई लॉजिकल इसका आउटकम था ही नहीं कि हैदराबाद इंडिया का पार्ट बने। बट निजाम वॉज वेरी एडमेंट कि निजाम नहीं चाहते थे कि लाइक हैदराबाद इंडिया का पार्ट बने और वो उसे एक आजाद मुल्क के तौर पर रखना चाहते थे। तो इसको लेके रिजेंटमेंट पैदा हुई लोगों के बीच और एक और उसको क्रश करने के लिए कासिम रिजवी ने एक he unleashed a reign of terror among normal residents of हैदराबाद हिंदूज। तो ये होने लगा कि हिंदू छोड़ छोड़ के भागने लगे हैदराबाद। ये इस हद तक कत्ल वारत हो गई थी और वहां पर हालत खराब होती जा रही थी हैदराबाद में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शोड अ लॉट ऑफ पेशेंस और उन्होंने काफी वेट किया कि लाइक निजाम वो एक्सीड कर जाए टू इंडिया डिप्लोमेटिकली बातचीत करके थ्रू नेगोशिएशंस। बट देखा कि उन्होंने कि निजाम इज एडमेंट और निजाम को पूरी तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट हासिल है एंड निजाम इज आल्सो सपोर्टिंग पाकिस्तान फाइनेंशियली। तो फिर इसको देखते हुए फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा इनफ इज इनफ और फिर सितंबर 13 1948 को इंडिया अटैक। और ये था कि बहुत उनकी पावरफुल फोर्सेस हैं हैदराबाद स्टेट की और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट नथिंग हैपेंड एंड दे सरेंडर्ड विद इन 5 days। और 5 दिन में उन्होंने सरेंडर कर दिया एंड हैदराबाद बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। कासिम रिजवी को जो है जेल में डाला गया एंड व्हेन ही वाज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन आफ्टर सेवरल इयर्स ही वाज बैनिश्ड टू पाकिस्तान।
So Qasim Rizvi went to Pakistan and died there. कासिम रिजवी का मैं बताता चलूं कि 1957 में वो जेल से रिहा हुए और उनको इस कंडीशन पे रिहा किया गया था कि वो 48 आवर्स के अंदर अंदर इंडिया छोड़ देंगे और पाकिस्तान चले जाएंगे। और उनकी डेथ जो है 1970 में कराची में हुई और वो पापोश नगर कब्रिस्तान में दफनाए गए। और उनके 10 बच्चे थे, 5 बेटे और 5 बेटियां। Yeah, and he was an unknown man by the time he died in Pakistan. Like he was literally an unknown person. और आज भी पाकिस्तानी या इवन इंडियंस कासिम रिजवी के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं कोई भी। सो ये है। और निजाम को जो है लाइक निजाम के साथ रेकनसाइल किया गया और एंड में निजाम ने पूरा ब्लेम कासिम रिजवी और रजाकार्स पे डाल दिया। और निजाम ने ये कहा कि मैं तो जी करना चाहता था एक्सीड, बट ये लोग मुझे रोक रहे थे और मजबूर कर रहे थे। और या आई वॉज काइंड ऑफ कैप्टिव। मुझे एक तरह से इन्होंने बंदी बना लिया था, कैप्टिव बना लिया था, एंड आई कुड नॉट डू एनीथिंग। तो अच्छा। निजाम ने पूरा ब्लेम इन लोगों पर डाल दिया। एंड आफ्टर दैट इंडियन गवर्नमेंट ने भी माहौल को शांत करने के लिए फॉर रिकंसिलिएशन दे लाइक काइंड ऑफ ओवरलुक्ड हिज पास्ट एक्टिविटीज निजाम की, and he was made the governor of Hyderabad state, Raj Pramukh. But 1956 तक आते आते हैदराबाद स्टेट को जो है लाइक इट वाज काइंड ऑफ कंप्लीटली इंडियन गवर्नमेंट ने उसे डिसइंटीग्रेट कर दिया और उसका कुछ पार्ट महाराष्ट्र का हिस्सा बन गया, कुछ पार्ट कर्नाटका का हिस्सा बन गया, कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश तेलंगाना का हिस्सा बन गया। एंड आज की डेट में यह है कि द लेगेसी ऑफ हैदराबाद स्टेट इज कन्फाइंड जस्ट टू द ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद। तो ये मतलब हैदराबाद स्टेट का इवेंचुअल शेप रहा। ये भी मैं ऐड कर दूं कि निजाम का जो पेपर वेट था वो एक डायमंड था जिसका नाम जेकब था। और 2008 में गालबन अंदाजा लगाया गया था कि उस वक्त उसकी मालियत जो थी वो 50 मिलियन पाउंड्स थी। ये बात भी बड़ी दिलचस्पी की है कि यहाँ के निज़ाम को, यहाँ के रूलर को गवर्नर बनाया गया, लेकिन ये ऑनर जो है वो कश्मीर के जो महाराजा थे हरी सिंह, उनको नहीं दिया गया। उनको यस कश्मीर से बैनिश कर दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया और उनका इंतकाल जो है वो 1961 में मुंबई में हुआ था। यस मैंने कहीं पढ़ा कि एक दफा पंडित नेहरू ने, वो मुंबई गए हुए थे तो पैगाम भेजा उनको कि मैं मुंबई में हूं और फलां दिन आके आप मुझसे मिलें, 3 बजे या 4 बजे, कुछ ऐसा टाइम दिया। तो महाराजा हरि सिंह ने उनको जवाब दिया कि ये वक्त जो है मैं अपने घोड़ों के साथ बिताता हूं, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल सकूंगा। बिकॉज द थिंग इज लाइक महाराजा हरी सिंह वो लाइक उनके बीच और शेख अब्दुल्ला के बीच अच्छे रिलेशंस नहीं थे और उनको ये लगता था कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा शेख अब्दुल्ला को फेवर करती है इंस्टेड ऑफ मी। और इसी कारण से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, सो ही वाज काइंड ऑफ बैनिश्ड फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर और उनके बेटे को इंस्टेड गवर्नर या सदर रियासत बनाया गया। ऋषि, पाकिस्तान में अक्सर ये कहा जाता है कि जी इंडिया ने जो ऑपरेशन पोलो था ये उस दिन लॉन्च किया जिस दिन जिन्ना साहब की डेथ हुई। उनकी डेथ हुई थी 11 सितंबर को। ये ऑपरेशन 13 सितंबर को लॉन्च किया गया। जी तो ये आपके ख्याल में क्यों कहा जाता है? जी, ये मतलब इसका कोई भी रिलेशन जिन्ना की डेथ से नहीं है। और ये काफी दिनों से इंडियन गवर्नमेंट मतलब कह रही थी इन क्लियर टर्म्स कि आप एक्सीड कर जाइए इंडिया को और आप एट्रोसिटीज आम आदमियों पर जो हो रही है इसको बंद करिए, अदरवाइज हमको इंटरवीन करना ही पड़ेगा। पर जब देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत टाइम दिया, बहुत मंथ्स तक नेगोशिएशंस चली, ये था कि कोई एग्रीमेंट पर पहुंच जाए हम कि हमें मतलब नहीं अटैक करना पड़े, पर जब देखा कि द निजाम इज एडमेंट, so then Indian government attacked हैदराबाद स्टेट टू फ्री द पीपल फ्रॉम ऑपरेशन। और इसका जिना की डेथ से कोई भी लेना देना नहीं है, इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, दैट्स इट। और लाइक आप कह सकते हैं कि जिना वाज काइंड ऑफ अवे फ्रॉम द पब्लिक सीन फ्रॉम जुलाई इटसेल्फ। तो जुलाई 1948 से जिना वाज नोवेयर ऑन द पब्लिक और किसी ने देखा भी नहीं जिना को पब्लिकली आफ्टर जुलाई 1948। तो वो कोई भी जरा सा भी फैक्टर नहीं था इस डिसीजन में, ऑपरेशन पोलो में। आप जानते हैं कि मौलाना मौदूदी ने भी कासिम रिजवी को एक खत लिखा था। आपको पता उनका ताल्लुक भी हैदराबाद दक्कन से था।
तो जी उनको वहां की खबर मिलती रहती थी कि वहां क्या हालात हैं। तो उन्होंने एक लेटर लिखा कासिम रिजवी को कि निज़ाम का जो सिस्टम है ये रेत की दीवार साबित होगा, तो आप कोई इंडियन गवर्नमेंट के साथ ऑनरेबल एग्रीमेंट कर लीजिए, आबरूमंदाना हल निकालिए मसले का। तो उस पे कहा जाता है कि कासिम रिजवी साहब गुस्से में आ गए और कहने लगे, मौदूदी साहब हमें बुजदिली की तलकीन कर रहे हैं, ही इज प्रीचिंग कावर्डिस टू अस। जी और उन्होंने कंटेम्पचुअसली वो खत जो है ऐसे फेंक दिया। तो उस जी पे मौदूदी साहब ने कहा था कि हमारे लोगों को इसी तरह के जज्बाती लोग जो हैं वो पसंद आते हैं, और वो उनको फिर बीच मंझधार के छोड़ के जो है वो फरार हो जाते हैं और उनकी तबाही का सामान वो कर जाते हैं। तो क्या जो सरदार पटेल पे फिल्म बनी है उसमें भी कुछ इस तरह के सीन्स हैं जिसमें जी कासिम रिजवी जो हैं वो ये कहते हैं कि मैं लाल किले पे भी झंडा लहरा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो क्या जी है? जी वो सरदार पटेल से उनकी मीटिंग हुई थी और वीपी मेनन कहते हैं कि उस मीटिंग में ही कम्युनल पॉइजन वाज कमिंग फ्रॉम हिज टंग, और हिंदुओं के खिलाफ नफरत और लाइक कम्युनल पॉइजन कासिम रिजवी की जबान से निकल रहा था। और उसी टाइम ये एक तरह से मतलब हो गया था क्लियर कि ऑपरेशन करने के अलावा, मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और कासिम रिजवी वो बातचीत से मानने वाला शख्स नहीं है। जहर उस इन शख्स की जबान से पूरे टाइम निकलता था हिंदुओं के खिलाफ, और वो लाइक लगातार हैदराबाद के हिंदुओं को थ्रेटन करता था। और वो मीटिंग में भी क्लियर हो गया था, और उससे ये भी क्लियर हो गया कि नेगोशिएशन से बात नहीं बनने वाली। क्या ये दुरुस्त है कि उनकी पैदाइश जो थी 1902 में लखनऊ में हुई, यानी हैदराबाद दक्कन में पैदा नहीं हुए थे वो? यस जी, लाइक जैसे कि मैंने कहा कि हैदराबाद का जो स्ट्रक्चर था ब्यूरोक्रेसी का, उसमें लाइक मुस्लिम्स वर डोमिनेंट और हिंदुओं के लिए बहुत कम वहां पर रिप्रेजेंटेशन थी। और उसमें लाइक मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स दे आर फॉरेन मुस्लिम्स लाइक अरब्स एंड दोस पीपल, और बाकी जो थे तो वो यूपी और पंजाब के मुस्लिम्स थे। जी, मुझे याद पड़ता है कि शेख अब्दुल्ला ने कहीं लिखा है कि मैं जब ये बात करता हूं कि महाराजा हरि सिंह को जो है वो इक़्तिदार से अलहदा कर दिया जाए, और इसी तरह से निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ इसी तरह करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों डिस्पॉट्स हैं। तो उन्होंने कुछ इस तरह की बात की कि जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे खासतौर पे पंजाब के, वो टोटली डिसएग्री करते थे इस बात से, इसलिए कि बहुत से पंजाबी जो थे हैदराबाद दक्कन में जाके मुलाजमत करते थे और उनको अच्छा ट्रीटमेंट वहां पे मिलता था। यस, लाइक आई सेड इट वाज अ मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट, तो हिंदुओं के लिए बहुत कम वहां पर अपॉर्चुनिटीज थी। अच्छा, वहां पे जो है जो पेजेंट रिबेलियन शुरू हुई और वो काफी देर तक रही, आई थिंक इट स्टार्टेड इन 1944, और फिर कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसने भी उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और वो काफी देर तक चली और उसने निजाम को काफी हद तक वीक कर दिया। तो क्या पेजेंट्स के हालात बहुत खराब थे वहां पे? जी, like most of the like land, it was under the control of Muslims and Muslims aristocrats especially. और लाइक आम जो किसान था उसके पास बहुत ही कम जमीन थी। जो ज्यादातर जमीन वो मुस्लिम एरिस्टोक्रेट्स के कंट्रोल में ही थी, स्पेशली निजाम, हिज फैमिली एंड अदर टॉप रैंकिंग ब्यूरोक्रेट्स। तो इससे बहुत ही ज्यादा रिजेंटमेंट थी आम लोगों के बीच, आम किसानों के बीच। और इसी के रिस्पॉन्स में ये रेबेलियन खड़ा हो गया था, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स वहां पर हुए नहीं एंड इट वाज वेरी अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। कासिम रिजवी को इंडियन गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल है, ये भी कहा था कि ये निजाम के लिए फ्रैंकनस्टाइन्स मॉन्स्टर साबित हुए हैं, यानी उन्होंने ही उसको क्रिएट किया और फिर वो उनके लिए ही खतरा बन गया, और जी वो फिर निजाम ऑफ हैदराबाद के ऊपर अपना हुक्म चलाया करता था, अपने आप को उनसे सुपीरियर और ज्यादा पावरफुल समझता था। ये बताएं कि ये जो निजाम थे, मीर उस्मान अली, ये कितने इनलाइटेंड आदमी थे? कहते हैं कि इनके दौर में बड़े फलाही काम हुए, वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हुए, मसलन यूनिवर्सिटी बनी 1917 में, कुछ हॉस्पिटल्स बने। तो क्या उससे पहले कोई इस तरह के काम वहां नहीं हुए थे, क्योंकि ये सल्तनत तो काफी पुरानी थी? जी, लाइक उनके लाइक उन्होंने कुछ कुछ लाइक टेम्पल्स को भी डोनेशंस दिए, और लाइक मॉस्क्स को भी डोनेशंस दिए। जो मक्का और मदीना की मस्जिदें थी, लाइक बिफोर द
before the Saudi Arabia was created in 1932. उसके पहले the main patron of these mosques in Makkah and Medina was the Nizam of Hyderabad. कुछ हिंदू टेम्पल्स को भी डोनेशंस दिए, बट ओवरऑल अगर देखा जाए, सो ही वाज नॉट अ वेरी लाइक पीपल लविंग रूलर, कि जिसे आम लोगों की बहुत ज्यादा फिक्र हो, एंड इट वाज काइंड ऑफ अ टिरनी, एंड लाइक स्पेशली अगेंस्ट द हिंदूज। तो और लाइक आम आदमी और किसान, इनके तो बहुत ही बुरे हालात थे अंडर द रूल ऑफ निजाम। तो इन लाइक एक दो इंसिडेंट्स को देख के आप ओवरलुक नहीं कर सकते हैं जो बाकी सारी चीजें हो रही थी। आप ये कह रहे हैं कि ही वॉज नॉट अ वेरी इनलाइटेंड एंड बेनेवलेंट रूलर। दैट इज करेक्ट। अच्छा, ये बताइएगा कि एक ये बात भी सुनने में आती है कि उनकी फैमिली ने टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों की हेल्प की थी, तो इसकी क्या तफसील है? या वो तो लाइक दे ऑलवेज साइडेड विद द ब्रिटिश, और वो उनके साथ अलायंस में थे, एंड लाइक अगेंस्ट टीपू सुल्तान इन लोगों ने जंग भी लड़ी। तो लाइक आप कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान एंड निजाम, दे वर एडवर्सरीज। अच्छा, इसी टॉपिक पे, एक सेशन के टॉपिक पे, एजी नूरानी ने, जो एक वेल नोन स्कॉलर थे, इंडिया के लॉयर भी थे, उन्होंने भी एक किताब लिखी है। वो किताब आपके ख्याल में कैसी है? जी, द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद वो बहुत ही वेल रिसर्च किताब है, और लाइक एजी नूरानी का शुरू से ही ये कहना था कि ये तीनों ही प्रिंसली स्टेट्स, जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों ही प्रिंसली स्टेट्स, दे आर इंटरकनेक्टेड और आपस में ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 तक सभी प्रिंसली स्टेट्स का क्लियर हो गया था कि वो कहाँ जाएंगे, वो इंडिया का पार्ट रहेंगे या पाकिस्तान का। सिर्फ ये तीन स्टेट्स का क्लियर नहीं था, और उसी दिन फिर जूनागढ़ का आता है कि वो पाकिस्तान में एक्सीड कर गया है, बट उसको करीब एक महीने तक नहीं एक्सेप्ट करती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, और फिर सितंबर में ऑल ऑफ अ सडन ये होता है कि पाकिस्तान ने सेशन एक्सेप्ट कर लिया है जूनागढ़ का। और इसको जिना इतनी बिजार इस लॉजिक देते हैं इसके पीछे, कि मैं तो नहीं चाहता था, आई वॉज एक्सट्रीमली एवर्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग दिस, बट वो तो निजाम वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे, तो फिर मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। और फिर जब माउंट बैटन पेशकश करते हैं 1 नवंबर 1947 को कि आप लाइक प्लेबिसाइड करवा लें इन तीनों स्टेट्स में, ये जानने के लिए कि लोग क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्लेबिसाइड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेजोरिटी में है यहाँ पे, जिस जो कम्युनिटी, तो उस कंट्री का पार्ट बनेगा, कि ये जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बनेगा और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का। बट ये लॉजिक हैदराबाद पर नहीं लागू किया जा सकता है, क्योंकि हैदराबाद के लोग तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो प्लेबिसाइड के लिए, मैं हैदराबाद में प्लेबिसाइड के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होऊंगा, प्लेबिसाइड वहां पर नहीं हो पाता है। और फिर यही है इसका बैकग्राउंड। और एक बार लाइक वहां पर प्लेबिसाइड नहीं होता है कश्मीर में भी और हैदराबाद में भी, और वहां पर जीना को ये लगता है कि हम जंग से कश्मीर तो जीत ही लेंगे, बट मेन जो हमारी लड़ाई वो हैदराबाद को लेके है, कि हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहिए, तो वो पाकिस्तान के काफी फायदे में रहेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक पपेट स्टेट रहेगा, सो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान। दैट्स व्हाई वो प्लेबिसाइड को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं इन एनी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि 15 सितंबर को उन्होंने एक्सेशन कबूल की जूनागढ़ की, और वो ये कहते हैं, आपने भी कोट किया कि जी मैं तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन वहाँ का जो रूलर था उसने इसरार किया, उसने इंसिस्ट किया, इस वजह से मैंने कबूल कर ली। फिर 1 नवंबर को वो ये कह रहे हैं कि जी आई डोंट माइंड अगर जूनागढ़ जो है वो इंडिया जी की तरफ चला जाए। जी। सो दैट इज वेरी स्ट्रेंज लॉजिक, कि यस। इसका मतलब है कि इट वाज नॉट अ वेल थॉट आउट डिसीजन। नथिंग व्हाट जिना डिड वाज अ वेल थॉट आउट। पाकिस्तान का क्रिएशन वाज आल्सो नॉट वेरी वेल थॉट आउट, एंड इसमें भी प्रिंसली स्टेट्स में भी वाज नॉट वेरी वेल थॉट आउट। हिंदू मुस्लिम रिलेशंस में भी इट वाज नॉट वेरी वेल थॉट आउट, कि इनका इनर कम्युनिटी रिलेशंस क्या होंगे, कि आप जो है इतने सालों तक नफरत फैलाएं, आप जो है मतलब बात करें कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रह ही नहीं सकते, फिर आप अचानक से एक दिन कह दें कि नहीं जी, अब तो जो है टू नेशन थ्योरी रही नहीं, अब तो हम अलग अलग है ही नहीं, अब तो आप कुछ भी हो।
मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, इट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। हम्म, उसके बाद फिर आप एक दिन कह दें कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो शरीयत पर बेस्ड होगा, तो ये दिखाता है कि मतलब कंट्राडिक्शन ऑल थ्रू आउट रही है। और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बीच भी आप इंडिया के लिए सारी मुश्किलें पैदा करें, अब कश्मीर हो, हैदराबाद हो, जूनागढ़ हो, इवन जोधपुर हो, बट आप ये भी कहें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच यूएस और कनाडा जैसे रिलेशंस रहेंगे और बड़े फ्रेंडली रिलेशंस रहेंगे और ये और वो, तो ये दिखाता है कि आपकी सोच किस हद तक कॉन्ट्राडिक्टरी है और उसमें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि आप चाहते क्या हैं, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। जी। हम्म। ये कहा जाता है कि ऑपरेशन पोलो के नतीजे में बहुत से लोग मारे गए, जिनमें से अक्सरियत मुसलमानों की थी। 40,000 का फिगर कोट किया जाता है। और जस्टिस सुंदरलाल ने एक इंक्वायरी भी की थी। फिर ये कहा जाता है कि उस इंक्वायरी को कभी पब्लिक नहीं किया गया। उसकी क्या हकीकत है? देखिए वहां पर हिंदू मुस्लिम्स के बीच टेंशन तो चल ही रहे थे, और जिस तरह से रजाकारों ने कत्लेआम किया था हिंदुओं का, और हिंदू छोड़ छोड़ के भागने लगे थे, जिस तरह से एट्रोसिटीज हो रही थी, तो लाइक हिंदू मुस्लिम वहां पर रिलेशंस पहले से ही खराब थे और वो फसादात पहले से ही चल रहे थे, तो उसी का एक कंटिन्यूएशन था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि जस्टिस जो लाइक जो सुंदरलाल कमेटी थी उसने ये भी मेंशन किया है कि लाइक रजाकार्स ने काफी हिंदुओं पर जुल्म किया, तो ये शुरू से ही मतलब ये काफी सालों से ये चीज चली आ रही थी। तो फिर ये हिंदू हाँ मुस्लिम टेंशन हैदराबाद में बने हुए थे। तो ये रिपोर्ट क्यों पब्लिक नहीं की गई? ये आई थिंक इसके पीछे ये रीजन रहा होगा कि जवाहरलाल नेहरू वो नहीं चाहते थे कि अ, इतनी मुश्किल से देश में पीस हुई है तो फिर से माहौल खराब हो और ये रिपोर्ट पब्लिक हो, तो लाइक फॉर जनरल गुडविल अमंग द पीपल की क्रिएट हो गुडविल लोगों के बीच, कम्युनिटीज के बीच, और ये पुरानी चीजों को भुलाकर हम जो है नए भारत की नींव रखें और फ्यूचर की तरफ देखें, तो इसीलिए इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। जी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि मीर लायक अली जो थे, वो ही वॉज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन। और वो पाकिस्तान आ गए थे और फिर वो पाकिस्तानी मिशन को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे न्यूयॉर्क में, यूएन में। और उनकी डेथ वहीं पे 1971 में हुई। ही वॉज अ वेल नोन इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। ऋषि, ये बताइएगा कि असदुद्दीन अवैसी के जो वालिद थे, उनका क्या रोल था इस सारे झगड़े में? देखिए लाइक जब एक्सपेल किया जाता है कासिम रिजवी को इंडिया से, एंड ही वाज द लीडर ऑफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो जब वो एक्सपेल किया जाता है कासिम रिजवी को, तो वो लाइक बनाता है लीडर अब्दुल वाहिद ओवैसी को। अब्दुल वाहिद ओवैसी को लीडर बनाता है MIM का, एंड ही चेंजेस द नेम टू ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM, और ये दिखाने के लिए कि हम लाइक इंडिया को सपोर्ट करते हैं और इंडिया की सॉवरेनिटी को मानते हैं, और ये जो पार्टी है ये अपना स्टैंड फ्रॉम हार्ड लाइन इंडिपेंडेंस टू मोर pragmatic लाइक सॉल्यूशंस की तरफ ये जाती है, और लाइक वो इंडियन सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करती है ये पार्टी। एंड अब्दुल वाहिद ओवैसी इज द ग्रैंडफादर ऑफ असदुद्दीन ओवैसी। जी। तो असदुद्दीन अवैसी जब ये कहते हैं कि हम टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके इंडिया का हिस्सा बने, तो इज दैट करेक्ट और इज इट इनकरेक्ट? नो लाइक काफी सालों तक तो आपने किया नहीं, फिर आपने बाद में अंडर कंपल्सन आके लाइक जो है इसको इसकी डायरेक्शन चेंज की, बट टिल द लेट 50s तो आप एक हार्डलाइन इस्लामिस्ट पार्टी ही थे जो कि इंडिया के अगेंस्ट थी। बाद में जाके आप जो है अंडर कंपल्सन एक्सेप्ट करते हैं इंडिया की सॉवरेनिटी को। ऋषि, एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? हैदराबाद इसका कोई चांस नहीं था कि ये इंडिपेंडेंट नेशन रहे, एंड इट वाज द शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ पाकिस्तानी लीडर्स। उन्होंने सोचा भी ऐसा कि कभी भी हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहेगा, सो देयर वाज एब्सोल्युटली नो चांस, और इसको लेके अननेसेसरी इंडिया से हॉस्टिलिटी पैदा हुई और जिसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। और हैदराबाद वाज ऑलवेज डेस्टिन्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो ओवरवेलमिंगली हिंदू मेजोरिटी था और वो चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ था, तो उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। जी। अच्छा, प्रोफेसर मुक्तदिर खान, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, वो अमेरिका में पढ़ाते हैं।
मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि हैदराबाद अलोन हैज मोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस देन ऑल ऑफ पाकिस्तान। तो इतने वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। Yes, Hyderabad is indeed one of the IT hubs in India और वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का काफी स्कोप है, काफी अच्छे कॉलेजेस हैं और ऑलमोस्ट एवरी ग्लोबल कंपनी, ऑलमोस्ट एवरी मल्टीनेशनल कंपनी उसका ऑफिस आपको हैदराबाद में मिल जाएगा, बीट माइक्रोसॉफ्ट, बीट लाइक Amazon, तो सबके ऑफिसेज हैं हैदराबाद में एंड इट्स वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ IT इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच ऋषि। थैंक यू सो मच।